वेलकम बैक। और अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये फिज़िकल की सीरीज़ चल रही है, तो इसीलिए जो अगला चैप्टर है हमारा फिज़िकल का वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर 2022 जुलाई। तो लेट्स स्टार्ट। भाई जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा मैं थ्योरी बताता चलूँगा, सो दैट एटलीस्ट जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते ना उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट अलाउड। देखो नॉट अलाउड इसका मतलब है कि कुछ कंडीशन बेस्ड हमसे पूछा जा रहा है, नॉट अलाउड। तो पहले ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा क्वांटम नंबर आपको रिकैप करा दूँ, बहुत क्विक होगा। देखो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट नंबर को कहते हैं, ऑर्बिट नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस पर कंडीशन लगती है, इस पर तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, बस ये इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं। इस पे कंडीशन लगती है। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल्स को बताता है, जैसे एस पी डी एफ, इन सारे ऑर्बिटल्स के बारे में ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू 0 to n-1 तक हो सकती है, यानी थर्ड ऑर्बिट में एल की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। इवन थर्ड ऑर्बिट में एल की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती है। ये कंडीशन लग गया, तो कहीं पे अगर n3 और l3 दे दिया तो समझो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और एस पी डी को रिप्रेजेंट करता है, तो एल की जो वैल्यू है 0 to n-1 सारे इंटीजर इंक्लूड होंगे। अगर मान लो ये 0 to 3 आ रहा है तो इसका मतलब 0 1 2 3 यानी 4 वैल्यूज़ होंगी। अब एल की वैल्यू 0 होता है तो ये एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 1 होगा तो पी को, 2 होगा तो डी को, और 3 होगा तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस इतना याद रखो। देखो पूरी थ्योरी तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, मैं कह रहा हूँ कि इतना याद रखो, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। उसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे पी ऑर्बिटल होता है ना, अब पी में अगर आप आओगे तो पी ऑर्बिटल को जब मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो एक एक्स ऑर्बिट के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा वाई और तीसरा जेड के अलॉन्ग ओरिएंट हो जाएगा। तो ये पी एक्स पी वाई पी जेड जो ओरिएंटेशन के बेसिस पे आ रहा है वही होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L to +L तक जाता है, ये प्लस एल है, -L to +L तक जाएगा। यानी अगर L की वैल्यू 1 है पी में, तो ये -1 से +1 वाले सारे इंटीजर, तो -1 से +1 वाले इंटीजर जो होंगे -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। इसीलिए पी में देख लो 3 आ रहे हैं, क्योंकि L1 पी का है, तो पी में 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। आप पूछोगे सर इसके लिए m की क्या वैल्यू होगी, तो इसके लिए m की वैल्यू 0 देते हैं। इनमें से m की वैल्यू +-1 किसी को भी आप असाइन कर सकते हो। इसको +1 तो ये -1 हो जाएगा, अगर इसको +1 तो ये माइनस। जेड को सबसे मिनिमम वैल्यू दी जाती है, बस ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। L0 तो m0, p के लिए L1 तो m -1 0 +1, d के लिए L2 तो -2 -1 0 +1 +2 तक, यानी डी में टोटल 5 ओरिएंटेशंस आएंगी। बहुत बार बता चुका हूँ उसके पिछले वीडियोज़ में, अभी सिर्फ इतना ही। अब आ जाओ एप्लीकेशन। तो ये जो आप देख रहे हो ना, देखो बोर्ड ने एक हमें बताया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ऑर्बिट में। एंगुलर मोमेंटम को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, क्योंकि उस समय बोर्ड्स को कुछ भी ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब क्वांटम नंबर्स डेवलप हुआ तो उसने एक और एंगुलर मोमेंटम को डेवलप किया, उसको कहते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और वो एल डिपेंडेंट होता है, याद रखना। और ये रहा उसका फॉर्मूला, एकदम रट्टा लगा लो, L × L+1 h/2π। अगर S होगा तो S के लिए एल वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाता है, बाकी सभी के लिए अपनी एक वैल्यूज़ होंगी, वो पुट करने के बाद हम निकाल सकते हैं। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इट इज़ दिस फार्मूला, ओके। और एक और आता है इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है √S × S+1 h/2π। देखो जो S की वैल्यू ये तो फिक्स है भाई, +½ और S की वैल्यू एक और होगी -½ ये तो एकदम तय है, इसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता है। अब एटम को कुछ नहीं पता होता है +½ -½ ये ह्यूमन मैन मेड है। इसीलिए आप पूछोगे सर यहाँ पे S की क्या वैल्यू पुट करेंगे, मैं कहूँगा ऑलवेज़ हाफ पुट करना है, क्योंकि माइनस पुट करके देयर इज़ नो मीनिंग, ओके। तो ऑलवेज़ +½ पुट करना है, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसका चार्ज, इसका मास और इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये 3 वैल्यूज़ फिक्स होती हैं, कोई नहीं बदल सकता। और इसमें हाफ पुट करके जो वैल्यू आएगी वही स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, और चार्ज मास तो हमें अकॉर्डिंगली पता है। तो इतनी कहानी है, पूरा मैंने बता दिया। अब शुरू करते हैं। भाई कौन सा अलाउड नहीं है, तो आप सीधे कह दो सर एल की कंडीशन 0 to n-1 तक होता है,
तो ये तो 2 तक ही होना चाहिए था, 3 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है व्हेन अ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन ऑब्जर्व्ड आर। देखो भाई सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो एमिट होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट, सॉरी कहीं और मेरा ध्यान चला गया, अंडर रूट नहीं, सिग्मा, सिग्मा हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। अभी ग्राउंड स्टेट कह रहा है तो ग्राउंड स्टेट के लिए n1 होता है और हायर 5 है, यानी इसमें 5 - 1 का सिग्मा करेंगे वही आंसर होगा। अब कहानी है कि क्या इतना ही, मैं कहूँगा थोड़ा सा जान लेते हैं कि आता कैसे है। जैसे n इज इक्वल टू 3 है और ये n इज इक्वल टू 1 है, तो टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगे? तो यहाँ से आया एक वेवलेंथ λ1 जनरेट हुआ, यहाँ से आया दूसरा वेवलेंथ λ2 जनरेट हुआ, यहाँ से आया λ3, सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब आप करके देखो 3 - 1 का सिग्मा, यानी सिग्मा ऑफ 2, सिग्मा ऑफ 2 होता है 1 + 2 यानी टोटल 3। ऐसे ही 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा λ1, यहाँ से यहाँ λ2, यहाँ से यहाँ λ3। अब आ जाओ यहाँ से, इस जगह से यहाँ पे आएंगे तो λ4, ठीक है, यहाँ से यहाँ वापस ये λ3 ही रिपीट हो रहा है, अलग स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, यानी यहाँ से जो वेवलेंथ होगा वही यहाँ से भी होगा। तो अभी तक 4 डिफरेंट आए हैं। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया λ5 और एक यहाँ से यहाँ पे और पॉसिबल होगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक जगह नहीं थी, λ6। तो यानी इसके बीच में टोटल 6 हो रहे हैं। अब आप करके देखो 6 - 1 का सिग्मा क्या आएगा, तो इट इज़ सिग्मा ऑफ 3, सिग्मा ऑफ 3 इज़ 1 + 2 + 3, ये टोटल 6 आएगा। तो इस 2 एग्जांपल से मैंने प्रूव कर दिया कि हायर माइनस लोअर का सिग्मा यही फॉर्मूला हो गया टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। अब कभी कभी एग्जामिनर ऐसे पूछ देगा भाई 10th से 5th तक के बीच में कितने होंगे, 10th ऑर्बिट से 5th में जंप हो रहा है कितने होंगे, तो उस केस में आपको 10 - 5 का सिग्मा करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए, ठीक है। तो ये कहानी आप याद रखना। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये डे ब्रॉगली का क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन will become equal when the velocity of electron is x times the velocity of neutron, the value of x is। देखो ये डे ब्रॉगली का है। पहला क्यों डे ब्रॉगली का है, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डील करें तो उसके लिए जो लैम्डा वगैरह है वो वेव मॉडल से आता है, लेकिन कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए वेवलेंथ आ जाए तो समझो ये डे ब्रॉगली में ही जाएगा, ये तय है। तो पहले देखते हैं डे ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या है। ये रहा डे ब्रॉगली, 2 तरह से इसके फॉर्मूले दिए जाते हैं, एक लैम्डा इज इक्वल टू h/p और दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। फिक्स है, इसी से ये डेराइव होता है, कुछ नहीं। p को आप पुट कर सकते हो, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12mv², मैं ऊपर भी m से मल्टीप्लाई नीचे भी m से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया मोमेंटम m इंटू वी, उसका स्क्वायर हो जाएगा और इसको अरेंज करो तो जो p आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी, इसका अंडर रूट। इसी को मैंने p को यहाँ पुट करके ये फॉर्मूला अचीव किया है। तो यही 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यही मैंने बताया कि E = hc/λ सिर्फ रेडिएशन के लिए लगता है, पार्टिकल्स के लिए नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे बहुत बार एग्जामिनर दे देता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, बच्चे तुरंत E = hc/λ लगा देते हैं। अरे भाई सोच तो लो कि इलेक्ट्रॉन क्या लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है, क्योंकि लाइट की स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिर्फ रेडिएशन के लिए लगाना है, कभी भी किसी पार्टिकल के लिए नहीं। तो आप कहोगे सर अगर पार्टिकल आ जाए यही क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दिया हो तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे। मैं कहूँगा ये पुट करना है आपको, यहाँ लैम्डा पुट करो और ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी होगी। तो अगर डे ब्रॉगली आपको लगाना है तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडिएशन, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में होना चाहिए। अब आ जाओ इस प्रेजेंट क्वेश्चन पे। फॉर्मूला ये रहा सामने, उठा लिया मैंने। सबसे पहला मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा निकाला, h/ मोमेंटम को पुट कर दिया मास इंटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया। ऐसे ही जब प्रोटॉन्स को उठाओगे तो क्या आएगा, h/mp इंटू वी, मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी। अब सिंस दोनों का लैम्डा इक्वल है, देखो इसने खुद ही कहा है द वेवलेंथ बिकम्स इक्वल, ये देख रहे हो ना, इक्वल का है, तो मैंने दोनों का लैम्डा इक्वल किया। तो दोनों का लैम्डा इक्वल करने पे मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी दोनों का मोमेंटम इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस बाय दिस। अब मास ऑफ प्रोटॉन ये दे रखा है आपको,
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है, इसमें पुट करो प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे मैंने ड्रॉप कर दिया इसे। नेक्स्ट, कंसीडर्ड एन इमेजिनरी आयन, ये एक इमेजिनरी आयन है। द न्यूक्लियस कंटेन्स A% मोर न्यूट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई बहुत ईजी है, एटॉमिक नंबर क्या बताता है, सॉरी ये एटॉमिक मास है, क्या बताता है, तो ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताता है। और ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताते हैं, एटॉमिक नंबर। ध्यान रखो अगर ये न्यूट्रल होता, यानी ये 3 नेगेटिव नहीं होता, न्यूट्रल होता, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो इतना तो पता चल गया कि 3 माइनस है, तो 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रल के केस में 22 होता, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, और 3 माइनस यानी 3 एक्स्ट्रा आ चुका है, यानी इट इज़ 25। अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 48 है और प्रोटॉन 22 है, तो 48 में से 22 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्रोटॉन की कितनी वैल्यू आएगी, जो भी आ जाए, आई थिंक ये 26 आएगा, या मैंने कर भी दिया है, 26 आ रहा है। तो ये कितना परसेंट ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 1/25 × 100 4% आंसर आएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। ये सही है, इसके लिए मैंने ये मॉडल बनाया है कि ये रहा 2s, ये रहा 2s, इसमें 1 प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, और जब आप लिथियम ले रहे हो तो उसमें 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन का अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो K Q1 Q2/R होता है, तो ये रहा Q1, एक प्रोटॉन का चार्ज E के बराबर होगा प्लस E, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E। E की वैल्यू हम E इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 × 10 की पावर माइनस, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, -19 कूलम, सॉरी मैं भी थोड़ा मिस कर गया था, ये रहा। तो इसको हम E कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोटॉन के लिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इतना ही होना है तो प्लस ही लिखते हैं, इसके लिए -E, तो ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे यही चीज़ करेंगे, तो ये 3 है और ये -E है, ये वैल्यू हो गई। अब आप खुद चेक कर लो, माइनस में ये वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा लेकिन माइनस में है, तो इसीलिए वैल्यू कम हो गई, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबशेल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ने से घट रहा है, ये तो ये बता रहा है कि देखो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। क्यों, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, ये हो सकता है 3 हो, ये 5 हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन जब माइनस लगाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, यही कहानी हो रही है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। अगले पे आते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर द ऑर्बिटल्स फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग का एक एक ऑर्बिटल आएगा। जैसे इसके लिए थर्ड ऑर्बिट है, L0 मैंने बता रखा है, S के लिए है, यानी ये हो गया 3s, M की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ ऑर्बिट है L0, यानी ये S, यानी 4th S। यहाँ पे आ जाओ, ये 3 है, ठीक है ना, और L = 1 P के लिए मैंने पहले ही क्वांटम नंबर्स में बता दिया है, जो पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे आ जाओ, तो L ये D के लिए होता है, तो ये 3D। अब कहानी है कि आखिर जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिटल की हम कैसे देते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल आता है अबाउ प्रिंसिपल, इसको कहते हैं हम N+L रूल, याद रखना। जितना N+L कम होगा, लोअर N+L लोअर एनर्जी, और जो सबसे कम एनर्जी पे होता है उसको इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करता है। अगर मान लो 2 ऑर्बिटल का N+L इक्वल आ गया, तो सिर्फ N को चेक करना है, जिसका N कम होगा उसकी एनर्जी हायर लिख दिया मैंने, लोअर N लोअर एनर्जी, सॉरी मिस्टेक हो गया, लोअर एनर्जी, एकदम याद रखना है इसको। इसको मैं अच्छे से साफ से लिख दूँ, लोअर, अरे क्या हो गया, लोअर एनर्जी, क्योंकि इसका PDF भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये 2 पॉइंट है बस। तो देखो सबसे पहला चीज़, क्वेश्चन को देख के क्लिक कर जाना चाहिए। अगर ये किसी को नहीं क्लिक करेगा, अरे ऑर्बिटल की एनर्जी अब बाउ से देते हैं, ये क्लिक करना मतलब 99% क्वेश्चन वहीं पे क्रैक हो गया, क्योंकि आपने इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से उसको ढूंढ लिया जहाँ से है, जिस कॉन्सेप्ट से हमें यूज़ करना है। अब अब्बा हुए तो मैंने अरेंज भी कर दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f
एंड सो ऑन। इस लाइन के अलोंग सिर्फ 1s आ रहा है, तो इसके n+l की वैल्यू निकालो। तो n फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 और l वैल्यू होता है s के लिए 0, तो ये 1 हो गया। इस लाइन के अलोंग जो आ रहा है उसका n+l 2, इसके अलोंग n+l 3, इसके अलोंग n+l 4, इसके अलोंग n+l 5 आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पहले इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर इसमें एंड सो ऑन। तो अब आप n+l के बेसिस पर अरेंज करते चले जाओ। इसका n+l 3 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसका 5 है। तो आप कह दो सर सबसे कम ये, सबसे ज़्यादा ये, इन दोनों में n वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि n+l सेम आ रहा है तो n वैल्यू के ये कम है तो ये कम हो जाएगा, यानी 3s के बाद 3p। a इससे ज़्यादा c, उससे ज़्यादा b, उससे ज़्यादा d, a से ज़्यादा c, फिर b, फिर d, a ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इज प्रपोज्ड बाय बोर, बिल्कुल सही है। और यही बोर्ड्स का ड्रॉबैक भी हो गया था। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट एमिटिंग एनर्जी। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट, बाद में जब डिब्रॉगलीज और ये सब आए तो उन्होंने प्रूव किया कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। डिब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन में वेव होता है, तो डिब्रॉगली ने कहा था कि देखो जो बोर्ड ने सर्कुलर कहा था वो ऐसा नहीं होगा, रेदर ऐसे ऐसे वेव्स बना के इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर कंप्लीट करेगा, ये वेव ही पाथ होगा, वेव। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी उसने दिया था, यहाँ से यहाँ तक 1 वेवलेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 3 वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 4 वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 5 वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक 6। तो उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक को हम लैम्डा कहते हैं। तो आप कभी भी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो टोटल इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स बनाएगा। तो इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स होगा तो टोटल सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा है, एक और लैम्डा, एक और लैम्डा। तो अगर n नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि n इज़ इंटीजर, अब मेरे केस में 6 आ रहा है, किसी में 7 आ सकता है, किसी में 8 आ सकता है, तो इसीलिए मैंने n जनरल लिख दिया एक इंटीजर को। तो सरकमफेरेंस n इंटू लैम्डा हो जाएगा, और सरकमफेरेंस होता कितना है 2πr के इक्वल, ठीक है, ये रेडियस है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। और इसका आउटकम आपके लिए ये है कि अगर 5th ऑर्बिट की बात करोगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 5 वेव बना के चक्कर कंप्लीट करेगा, 6th में 6 वेव बना के, 7th में 7 वेव बना के। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम होता है। कभी कभी पूछ देता है बताओ 10th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वेव बना के चक्कर कंप्लीट करेगा, तो आप सीधे गए तो 10। 15th ऑर्बिट में आप सीधे गए तो 15। और कभी कभी ये वेवलेंथ पूछ देता है, तो कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। जिस ऑर्बिट की बात हो रही है, 10th ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 10th ऑर्बिट का रेडियस r10 निकालो, इसको यहाँ पुट कर दो, और 10th ऑर्बिट है तो n को भी 10 पुट करो, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 2πr 10th ऑर्बिट की रेडियस डिवाइडेड बाई 10। वेवलेंथ भी पूछ देता है। तो इसका एक और आउटकम आपको याद रखना है, नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर के बराबर होगा। तो देखो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने बात में डिस्कस कर ली। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एन ऑर्बिटल इज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन साई, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो साई का यही तो डेफिनेशन आता है, ठीक है, ये वेव फंक्शन इसका नाम भी होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एकदम सही, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स मिलना। तो जो अभी मैंने बताया था ना, सिग्मा n2 माइनस n1, यही टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं, यही होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अगर हम ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को, बोर्स ने जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था उसको सही माने, तभी इतने सारे स्पेक्ट्रल लाइंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तब तो एक यही इसी को गलत होना होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर nl ओनली, ये तो गलत हो गया। देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए थ्योरी बता दिया। जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसमें 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं। तो पहला चीज़, ये वेव मैकेनिकल मॉडल से आता है, और ये मैन मेड है, ह्यूमन क्रिएटेड, इसीलिए मैंने लिख दिया नॉट बाय क्वांटम थियोरी, ये क्वांटम थियोरी से नहीं आया है, और ये आता है क्वांटम थियोरी से। इसीलिए कोई भी साई, उसमें 2 फंक्शन होता है, एक रेडियल और एक एंगुलर। रेडियल सिर्फ n और l पे डिपेंड करता है, और जो एंगुलर होता है, जो ओरिएंटेशन बताता है, वो l और m पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन में किस क्वांटम नंबर का रोल होता है, तो l और m का। और रेडियल मतलब कितनी दूरी पर है, रेडियस से रिलेटेड, ये किस पर डिपेंड करता है, n और l पे। तो इसीलिए इसने जो कहा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है
वो सिर्फ 2 पे डिपेंड करता है, वो गलत हो गया, वो इनफैक्ट 3 पे डिपेंड करता है, N, L एंड M। ओरिएंटेशन भी तो आपको बताना होगा, तो ये 3 पे डिपेंड करता है, हाँ S नहीं होता है, तो इसीलिए D इज़ इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम H एटम इज़ दिस मच। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन है पहला चीज़ और उसका वेवलेंथ है, तो लग गया डिब्रोगली। एकदम ये तय हो चुका है, ये डिब्रोगली है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट स्केप फ्रॉम द एटम इज डैश टाइम्स। पहले इसको समझते ही कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ था, ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1। ऐसे ही कोई हायर ऑर्बिट होगा n=इन्फिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n=इन्फिनिटी में पहुंच जाता है तो हम कहते हैं अब एटम से आज़ाद हो चुका है। तो हमने इसको एनर्जी दिया, ये एनर्जी सप्लाई किया, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने की एनर्जी को कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब E माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है, इसी का हमें लैम्डा दे रखा है, ये वैल्यू, ठीक है। तो पूछा है द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ग्राउंड स्टेट, एक मिनट, किसको कंपेयर कर रहा है, एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट में उसने E एब्जॉर्व किया, हाँ, कंपेयर टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर इट स्केप, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्केप इज़ आयनाइजेशन एनर्जी I, ये रेशियो हमसे पूछा है। इतना आपने ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी दिया ताकि बाहर भी आया, आयनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं, ये मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगे। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इसको सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आके रुक जाएगा, बाहर आके रुक जाएगा, उससे ज़्यादा दोगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यही हमसे पूछा है, तो मामला एकदम सेट हो चुका है, ठीक है। एटम कौन सा है, H एटम है, तो पहले तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, E इन्फिनिटी माइनस E1, कहानी हो गई ख़त्म। ये वैल्यू तो बहुत आराम से आप बता सकते हो, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला है -13.6। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ, उसके आगे भी एक माइनस होगा। ये फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर का मतलब हाइड्रोजन आइटम है तो उसका जेड वैल्यू 1 होगा, बाई n² फर्स्ट ऑर्बिट है, E1 यहाँ पे भी सफिक्स में दिया हुआ है, ये आ गया, दिस इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में। अब यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको हेल्प लेना होगा लैम्डा इज, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसे, बता देता हूँ, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये रहा। तो काइनेटिक एनर्जी ये आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी E निकलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी तो आ चुका है। अब E जो है, E इज़ द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं दोनों का सम है, तो हमें दोनों चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी तो आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये लैम्डा दिया हुआ है, इसको हम पुट करेंगे, बाकी ये सारे कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब हमें पता है, यहाँ पे दे दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, H भी दे दिया है, लैम्डा भी दे दिया है, इसको पुट करके हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। और जब एक बार काइनेटिक एनर्जी फाइंड हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी तो निकाल ही लिया हमने, इसको जूल्स में ज़रूर कन्वर्ट कर देना क्योंकि ये जूल्स में आएगा, तो इसको यहाँ पे हम पुट करके डिज़ायर आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये मैंने पूरी प्लानिंग इसकी समझा दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं, कह रहा द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन रीजन ऑफ लेंथ 2a0। तो देखो ये इसने 2a0 दे दिया, ये इसकी डायमेंशन है, तो यही मैक्सिमम एरर हो सकता है पोजीशन में। देखो कभी भी अनसर्टेनिटी आए तो क्या लगना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, होता है Δx इंटू Δp ग्रेटर देन h/4π। मोमेंटम को आप लिख सकते हो m इंटू Δv, अब जैसे ही लिखोगे तो ये इस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें m को इधर लेके आ जाओगे तो Δx इंटू Δv, ये होता है एरर इन वेलोसिटी, एरर इन पोजीशन, यहाँ पे आप कहोगे तो ये एरर इन मोमेंटम, इसी में पुट करना है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ आपको ये 2a0 दे दिया है, a0 की वैल्यू भी दे रखी है,
तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन स्पीड दिया हुआ है, तब तो बहुत इजी है, इसी को उठा लो, यहाँ पे 2a0 पुट कर देना, a0 की वैल्यू दे रखी है, बाकी सारी चीज़ें दे रखी है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये दे रखा है, h की वैल्यू दे रखी है, सबको पुट करके आप डेल्टा भी फाइंड कर लो। नेक्स्ट, और ये मोस्ट वाली लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, बता दिया ना, कभी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो आपको अबव यानी n+l रूल जो अभी ऊपर हमने देखा था, तो n+l को ऐड करो, यहाँ पे है 5, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे है 4, तो 4 वाला सबसे कम, 6 वाला सबसे ज़्यादा, तो D सबसे कम, C सबसे ज़्यादा, इसके बेसिस पे कौन कौन रूल्ड आउट, ये और ये रूल्ड आउट। अब इन दोनों में कौन कम होगा, जिसका n कम होगा, ये मैंने बताया था जब l+l सेम हो जाए तो n को चेक करना है, तो n कम होगा, यानी सबसे कम जिसका था D, उससे ज़्यादा A होना चाहिए, D के बाद A यानी B ऑप्शन। बस इतने ही थे, इसके बाद तो मोस्ट वाली आंसर ही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप फॉलो करो, पूरा फिज़िकल बनाऊंगा, सारे मैं कंप्लीट करूंगा पहले, और उसके बाद मेरी प्लानिंग में है आई विल मेड द थ्योरी, और थ्योरी ऐसा कि माइंड ब्लोइंग, मतलब चीज़ों को मैं ईजी करूंगा, इट्स नॉट कि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इतना कट शॉर्ट करूंगा कि एक स्टूडेंट कम से कम टाइम दे के भयंकर स्कोर करे, क्योंकि जो मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं सारे स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं कि टू द पॉइंट बहुत अच्छा है और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक स्टूडेंट ने तो ये लिखा है मेरे कमेंट्स में, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ यार, किसी दूसरे वीडियो में दिखा दूँगा, क्योंकि वो यहाँ पे नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब वो जो नेट है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो वो यूट्यूब खुल ही नहीं पा रहा है, तो दैट्स वाई। एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग, आप फॉलो करते रहो, मतलब इस बार की मेरी प्लानिंग है वंडरफुल थियोरी, और एक और मैंने सोचा है जीरो टू हीरो सीरीज़, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पहले जितने भी बैकलॉग्स हैं मैं उसको ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।